नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है लैंडलाइन। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। आज का ये किस्सा हमें पोरस भगलिया ने भेजा है। पोरस मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई में ही जन्म हुआ, पढ़ाई भी वहीं से की और अब कार्यक्षेत्र भी उनका मुंबई ही है। पोरस मुंबई में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आप मोबाइल के ज़माने से थोड़े से पुराने हैं तो आप लैंडलाइन से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। एक समय ऐसा था कि जब लैंडलाइन का होना एक प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी। ऐसे भी बहुत से मोहल्ले थे जहां पे लैंडलाइन एक हुआ करती थी, लेकिन फ़ोन आस पड़ोस में सब लोगों के आया करते थे। बहुत से लोग तो पीपी नंबर की तरह दूसरों की लैंडलाइन लोगों को दिया करते थे और फिर कहा करते थे कि अगर हमारा फ़ोन आए तो आवाज़ देकर बुला लेना। बहुत से लोग जो लैंडलाइन को उस समय से पसंद करते हैं उनमें पोरस भगलिया भी शामिल हैं। पोरस को लैंडलाइन पसंद है। तो मुंबई में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, कॉलेज खत्म करने के बाद पोरस भगलिया ने काम शुरू किया। शुरू से ही पोरस की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत बढ़िया थी और फिर थोड़ा क्रिएटिव दिमाग भी था। तो पोरस को लगा कि अगर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किसी कार्य क्षेत्र में किया जा सकता है तो वो इवेंट का क्षेत्र है। इवेंट में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को संतुलित तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और फिर थोड़ी क्रिएटिविटी लगा एक बढ़िया इवेंट को अंजाम दे सकते हैं। तो यही सब कुछ समझकर बूझते हुए पोरस ने इवेंट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और कुछ समय वहाँ काम करने के बाद पोरस को ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझ आ गया। उनको ये बिजनेस रास आ गया। तो नौकरी करने के कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इवेंट के क्षेत्र में अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा किया जाए, या लेट्स डू बिजनेस नाउ। नौकरी बहुत हुई, अब इवेंट के क्षेत्र में अपने आप से काम करते हैं। इस बीच उनकी दोस्ती नफीसा से भी हो चुकी थी। नफीसा भी इवेंट के क्षेत्र में थी। तो इन दोनों ने मिलकर अपनी एक इवेंट एजेंसी खोली और मुंबई में काम करना शुरू किया। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि नफीसा और पोरस अब शादीशुदा हैं। तो अपना बिजनेस शुरू किया जिसके लिए उन्हें ऑफिस खरीदना था। मुंबई की आउटस्कर्ट्स में कांदीवली में पोरस ने अपना एक ऑफिस भी लिया। और ऑफिस लेने के सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की ऑफिस लेने के बाद वो ये कि उन्होंने अपने ऑफिस में एक लैंडलाइन लगवाया। हालांकि नफीसा और दूसरे लोग हंसते हैं इस बात पे और उन्हें कहते हैं अक्सर कि अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लैंडलाइन फ़ोन तो ऑफिस में रहेगा ज़रूर, पर उस पर फ़ोन कौन करेगा। पर उस समय से और आज तक पोरस ये मानते हैं कि अगर आपके ऑफिस में लैंडलाइन है तो फिर आप कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है। लोगों का आप पे ट्रस्ट आता है कि देखिए आपके ऑफिस में लैंडलाइन है और एक प्रतिष्ठा की बात है। तो लैंडलाइन लगा ऑफिस में और लैंडलाइन लगने के बाद विजिटिंग कार्ड्स पर उस लैंडलाइन नंबर का जिक्र भी हुआ। और अक्सर जब आप पोरस से मिलेंगे, वो जब आपको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो उसमें लैंडलाइन का जिक्र करना पोरस नहीं भूलते। धीरे धीरे व्यवसाय चल निकला। इवेंट के क्षेत्र में पोरस का नाम होने लगा। कंपनियां और क्लाइंट उनके पास आने लगे और वो उनका काम संभालने लगे और धीरे धीरे ऑफिस का विस्तार हुआ, टीम का विस्तार हुआ और काम का भी विस्तार हुआ। इवेंट के क्षेत्र का एक पहलू और है। साल भर में अगर आप इवेंट की पूरी कार्यप्रणाली पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि कुछ महीने ऐसे हैं जहां इवेंट का काम धड़ल्ले से चलता है, जिसे आप इवेंट का सीज़न भी कह सकते हैं। फिर समय ऐसा भी आता है जहां पर फिर इवेंट कुछ कम हो जाते हैं।
अगर हम आउटडोर इवेंट्स की बात करें तो गर्मी के मौसम में आउटडोर इवेंट्स कम हो जाते हैं और फिर आप होटल या बैंक्वेट हॉल में वो इवेंट करते हैं। वैसे ही मुंबई जैसे शहर में अक्सर मानसून के समय इवेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बारिश पर किसी का जोर चलता भी नहीं है। तो मॉनसून का वो मौसम रहता है जिसमें इवेंट कम होते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि मॉनसून से पहले जितने इवेंट समेट लिए जाएं बेहतर है, ताकि व्यवसाय पर किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े। तो ये सब चलता रहा। नफीसा पोरस अपनी कंपनी को बेहतर तरीके से चलाते रहे, टीम बढ़ती गई, क्लाइंट बढ़ते गए और ये सब क्रमबद्ध तरीके से चल रहा था। फिर साल 2005 आया। मुंबई के लोग 2005 को आसानी से भूल नहीं सकते। हालांकि बारिशें पहले भी हुई, मॉनसून का मिजाज पहले भी लोगों ने देखा, लेकिन 2005 बहुत सी तरीकों से अलग था। उस साल मॉनसून और ख़ास तौर पर बारिश ने जो तबाही मचाई मुंबई की सड़कों पर, वो लोगों के जहन में आज तक है। हर दिन पहले से ज़्यादा बारिश, सड़कों पर लंबे जाम और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बारिशों ने अस्त व्यस्त की। इसका प्रभाव जहां आम जनजीवन पर पड़ा, वहीं बहुत से बिजनेसेस पर भी पड़ा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मॉनसून का समय इवेंट इंडस्ट्री के लिए वैसे भी थोड़ा डल रहता है, और अगर ऐसे में मौसम का मिजाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो या बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हों, फिर तो ये बिज़नेस पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। खैर, पोरस और इसकी टीम लगातार ये कोशिश कर रही थी कि मॉनसून के समय में भी कोई इवेंट अच्छा हाथ लगे, ताकि इनकम और रेवेन्यूज़ पर प्रतिकूल असर ना हो। पर चूंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, तो इवेंट्स या इवेंट को लेकर कॉल्स कम ही आ रही थी। ऐसे ही एक दिन शाम को, जब सब लोग वापस ऑफिस से घर जा चुके थे और केवल पोरस अकेले ऑफिस में थे और ऑफिस बंद कर घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे, कि अचानक लैंडलाइन की घंटी बजी। आप और हम शायद लैंडलाइन की घंटी को यूं ही बजते रहे ऑफिस बंद करके चले जाते और सोचते कि जिसे इतनी जल्दी है वो अब तो मोबाइल फ़ोन पर बात कर ही लेगा। 2005 तक मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन ही चुके थे। पर साहब, पोरस की बात अलग है। पोरस को अपनी लैंडलाइन से प्यार है। तो इससे पहले कि वो ऑफिस बंद करते, उन्होंने लैंडलाइन उठाई। सामने से एक व्यक्ति था जो बहुत ही ऑफिशियली उनसे बात कर रहा था। छोटी सी संक्षिप्त बातचीत में उस व्यक्ति ने पोरस से कहा कि देखिए, मैं एसबी बेवरेजेस करके एक कंपनी का मालिक हूं। हमें आपका रेफरेंस मिला है सोनाली राणा से। एसबी बेवरेजेस के इस आदमी ने अपना नाम सुब्रमण्यम बताया। उसने पोरस से कहा कि देखिए, सोनाली ने आपका रेफरेंस देकर कहा है कि अगर हमें कोई इवेंट या प्रमोशंस करानी हो तो पोरस भगलिया और उनकी कंपनी से हम संपर्क करें। बारिशों के मौसम में, मॉनसून के मौसम में इस तरह का फ़ोन आना हालांकि थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोग बारिशों का ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, ताकि फिर वो अपने इवेंट्स और प्रमोशन कर सकें। पर साहब, बिज़नेस की बात तो बिज़नेस की बात होती है। तो सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा कैंपेन आप लोग की कंपनी करे, और हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी शुरू हो जाए। हमें बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें बाकी कंपनियों से पहले अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इस्टेब्लिश करना है मार्केट में। अब आगे से बिजनेस आ रहा था। ऐसे में पोरस किसी भी तरह का डिबेट या डिस्कशन क्यों करते। तो उन्होंने सुब्रमण्यम साहब से कहा कि साहब, हम पूरी तरह से तैयार हैं आपका बिजनेस संभालने के लिए। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये सोनाली जिसका जिक्र उन्होंने किया है ये कौन है। अक्सर इवेंट या कम्युनिकेशन के बिजनेस में रेफरेंसेस का काफ़ी महत्व रहता है। आपके काम को देखकर एक कंपनी से आपकी बात दूसरी कंपनी तक जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है। ऐसे में बहुत से रेफरेंसेस आपको याद रहते हैं और बहुत से रेफरेंसेस पर आप ध्यान देते भी नहीं हैं।
खैर बात हुई। पोरस इससे पहले सुब्रमण्यम साहब से ये पूछते कि कब मिलना है, कहाँ मिलना है, मीटिंग कैसे करनी है। तो सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ आज या कल सुबह तक ही बॉम्बे में हूँ, उसके बाद मुझे चेन्नई वापस लौटना है, तो मुझे आपसे आज मिलना ज़रूरी है। पोरस ने ये कहने की कोशिश की कि देखिए, आज मौसम बहुत ख़राब है, सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, ऐसे में कैसे आऊँगा। इससे पहले उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आप BKC हमारे ऑफिस आ जाइए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और वहाँ पर उन्होंने उसे एक एड्रेस बताया, एक नंबर दिया, और इससे पहले कि पोरस डिसाइड करते, फ़ोन की लाइन कट चुकी थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पोरस के लिए किसी भी तरह विचार करना या चिंतन करने का समय ही नहीं था। फ़ोन कटते ही पोरस सोच में गुम हो गए। उन्हें लगा कि देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और अगर इस हालात में, इस तरह के मौसम के मिजाज में अगर किसी ने आगे से फ़ोन किया है तो बिज़नेस को लेकर वो काफ़ी संजीदा है। ऐसे में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को शायद मिस नहीं करना चाहिए। पोरस ने झट से अपनी पार्टनर नफीसा को फ़ोन कर पूरी बात बताई। हालांकि नफीसा ने पोरस से कहा कि देखिए, ये सब इतनी जल्दी करने की ज़रूरत शायद नहीं है, और ये सब बातें फ़ोन पे हो सकती हैं। इस समय सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मौसम का हालात ठीक नहीं है, तो ऐसे में जाना शायद बहुत मुनासिब तो नहीं है। पर पोरस ने कहा कि देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला सुब्रमण्यम साहब से मिलकर आता हूँ, उनका पूरा बिजनेस प्लान समझता हूँ, और फिर कल टीम के साथ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सुब्रमण्यम साहब ने जो एड्रेस बताया था वो पोरस ने फ़ोन के साथ रखी एक छोटी सी डायरी के एक पन्ने पर लिखा। ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, एक बिल्डिंग का नाम और शायद फ्लोर और ऑफिस का नंबर, और उसे अपनी जेब में रख पोरस ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर का मंजर एकदम अलग था। हालांकि जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उन्हें मुंबई और मुंबई के मॉनसून का अच्छा खासा अनुमान है, पर फिर भी हर मॉनसून, हर बारिश अपना एक अलग रंग भी लेकर आती है। तो ऐसे में आप किस तरह प्रिपेयर होंगे या होना चाहिए, ये सही तौर पे नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पोरस ऑफिस से बाहर निकले, अपनी गाड़ी तक पहुंचे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। दौड़ते दौड़ते उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में आकर बैठ गए। पोरस बचपन से मुंबई रहे हैं और मुंबई की सड़कों से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। ऐसे में कांदिवली से कौन सा रूट लेकर BKC जाना है, पोरस को अच्छी तरह से पता है। तो सड़कों और गलियों को नापते हुए, बारिश को नेगोशिएट करते हुए, मौसम का पूरा अंदाज़ा लेते हुए पोरस कांदिवली के अपने ऑफिस से निकल शाम को BKC की ओर निकल पड़े। जिस समय उन्हें ये फ़ोन आया था, समय करीबन 7 बजे का था। सुब्रमण्यम साहब से पोरस ने कहा था कि ठीक है, वो लगभग 1 घंटे में BKC पहुंच जाएंगे। और पोरस का अनुमान था कि देखिए, मौसम के चलते सड़कों पर चाहे पानी भरा हो, ट्रैफिक आज कम रहेगा, तो ऐसे में 1 घंटे में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर शायद पोरस ने मौसम के मिजाज को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। कुछ जगह सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ था कि वहां से गाड़ी को निकाल पाना मुश्किल था। ऐसे में गाड़ी अगर पानी के बीच फंस जाती तो दिक्कत शायद और बढ़ जाती। तो पोरस ने अपने मुंबई के पूरे एक्सपीरियंस को लगाया और एक सड़क से दूसरी सड़क, एक गली से दूसरी गली नापते हुए वो BKC की तरफ चल पड़े। इस समय अपेक्षाकृत समय ज्यादा लग गया। पोरस जब BKC के आसपास पहुंचे तो करीबन 8:30 पौने 9 का समय हो चला था। पोरस को BKC का अंदाजा था, लेकिन BKC 2005 में लगभग अपने आप को स्थापित ही कर रहा था। उस समय बहुत से ऑफिसेज वहां पे खुल चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत सा एरिया अभी भी डेवलप हो रहा था।
पोरस को लगा कि अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो इस बिल्डिंग को ढूंढते हैं जिसका नाम इंद्र प्रकाश बिल्डिंग लिखा था उन्होंने कागज पर। तो पोरस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में वो उस लेन पर जा रहे थे जहां पर इस तरह की सारी बिल्डिंग्स थी और उन्हें इस बात का अंदाजा था भी। फिर पोरस के जहन में ये बात आई कि ऐसे बिल्डिंग को ढूंढ पाना शायद मुश्किल होगा। तो उन्हें लगा कि किसी भी बिल्डिंग के पास गाड़ी को रोक वहाँ के गार्ड्स से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अक्सर बहुत सी बिल्डिंग्स में गार्ड सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर एक ही रहते हैं। ऐसे में उनके गार्ड्स आपस में अदला बदली चलती रहती है और उन्हें बिल्डिंग्स के बारे में, आसपास की बिल्डिंग्स के बारे में काफ़ी अच्छा अंदाज़ा रहता भी है। ये एक अच्छा आइडिया था। तो एक बिल्डिंग के सामने पोरस ने अपनी गाड़ी को रोका, सड़क पर ही गाड़ी खड़ी की। आज ट्रैफिक ज़्यादा था नहीं, समय भी हो चुका था और बारिश लगातार हो रही थी। गाड़ी को वहीं छोड़ पोरस लगभग भागते हुए उस बिल्डिंग के प्रांगण में पहुंचे। पोरस जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगे, उनकी नज़र बिल्डिंग के आर्च गेट पर लगे साइन बोर्ड पर गया। उन्हें ये देख हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि आर्च गेट के ऊपर इंद्र प्रकाश बिल्डिंग ही लिखा हुआ था। देखिए, ऐसा लगा कि पोरस को कि मन की मुराद जो है पूरी हो गई और बहुत ही अच्छा ओमेन है। जिस बिल्डिंग को ढूंढने में उन्हें और वक्त ज़ाया करना पड़ता, वो बिल्डिंग शायद खुद ही चलकर उनके पास आ गई। वो झट से बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए। बिल्डिंग का जो एट्रियम था या जो सेंट्रल हॉल था, उसमें कुछ खास लोग थे नहीं, बस इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। पर खुशी की बात यह थी कि पोरस को जिस बिल्डिंग में जाना था उस बिल्डिंग में वो पहुंच चुके थे। पोरस ने अपनी जेब से वो कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाला जिस पर उन्होंने बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का फ्लोर और ऑफिस का एड्रेस नोट किया था फ़ोन पर बात करते हुए। जैसे ही पोरस ने वो कागज़ बाहर निकाला, उन्हें लगा कि देखिए शायद वो कागज़ पानी में भीग चुका है, क्योंकि बारिश का मौसम था और अपनी गाड़ी तक भीगते हुए आना और फिर बिल्डिंग के अंदर आना, इस बीच वो कागज़ लगभग भीग चुका था और उसकी इंक जो है वो स्मच कर चुकी थी, सब तरफ फैल चुकी थी। हाँ, कुछ एक नंबर या लेटर्स पढ़े जा रहे थे, तो उसमें इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, क्योंकि वो पहुंच ही चुके थे और उसे याद भी था, तो वो दिखाई दे रही थी। इसके अलावा 1302 नंबर दिखाई पड़ रहा था। पोरस ने देखा कि बिल्डिंग के सामने का जो बोर्ड है उसमें एसपी बेवरेज का नाम नहीं है। फिर पोरस ने सोचा कि चलिए गेट कीपर से पूछते हैं या जो भी यहाँ पे वॉचमैन है उससे बात करते हैं। तो उन्हें दूर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कि वर्दी में था। पोरस ने उसे इस कंपनी का नाम बताया और बताया कि मुझे 13th फ्लोर पर जाना है। पोरस की बात सुन वो गार्ड पोरस के पास आया और पोरस को ले उसने लिफ्ट की ओर इशारा किया। पोरस और वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट के अंदर एंटर हो गए। लिफ्ट में एंटर होते ही वॉचमैन या गार्ड ने 13 नंबर फ्लोर का नंबर दबाया और पोरस और वो लिफ्ट में 13वें फ्लोर की ओर चल पड़े। 13th फ्लोर आया। 13th फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट रुकी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, गार्ड ने उन्हें इशारा किया कि आपका फ्लोर आ गया है। जैसे ही लिफ्ट से पोरस बाहर निकले, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट वापस चली गई। इससे पहले कि पोरस कुछ समझ पाते, लिफ्ट जा चुकी थी। पोरस ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, वो सरप्राइज्ड हो गए, बुरी तरह से हैरत में आ गए। पोरस ने देखा कि वो जिस फ्लोर पर खड़े हैं वो फ्लोर अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, यानी उस फ्लोर की दीवारें एकदम रॉ है, फर्श भी रॉ है। हालांकि लिफ्ट में जब वो ऊपर आए थे और लिफ्ट से बाहर निकलकर उन्हें इस तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उस समय वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से फ्लोर पर हैं, लिफ्ट वापस जा रही है। लेकिन अब चूंकि लिफ्ट नहीं थी और वो सब तरफ देख पा रहे थे, तो उन्हें लगा कि शायद गलती से उन्हें जिस फ्लोर पर आना चाहिए था वो उस फ्लोर पर ना पहुंचकर किसी दूसरे फ्लोर पर आ गए। तो उन्हें गुस्सा भी आया कि लिफ्टमैन को जब उन्होंने ख़ास तौर पर 13th फ्लोर के बारे में बताया था, तो फिर वो उन्हें लेकर किस फ्लोर पर आ गया।
और आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कुछ फ्लोर्स पूरी तरह से बना दिए जाते हैं और कुछ फ्लोर्स अंडर कंस्ट्रक्टेड रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें कंस्ट्रक्शन होती है। तो पोरस को लगा शायद ये कोई गलती हो गई लिफ्टमैन से भी, या उसने कुछ अलग सुन लिया और शायद में किसी दूसरे फ्लोर पर आ गया। पोरस ने थोड़ी देर आगे जाकर देखा, लेकिन सब तरफ वो फ्लोर एकदम अंडर कंस्ट्रक्टेड था, किसी भी तरीके का कोई ऑफिस वहाँ पर नहीं था। तो पोरस को लगा कि चलिए गलत फ्लोर पर आ गए, वापस चलते हैं और एक बार दोबारा गार्ड से बात कर एसपी बेवरेज के ऑफिस पहुँचते हैं। पोरस वापस लिफ्ट की ओर चल पड़ा। जैसे ही पोरस लिफ्ट के पास पहुंचा तो पोरस की आंखें फटी की फटी रह गई। पोरस ने देखा कि जब ही वो लिफ्ट से ऊपर आया था तो वहां पर एक वेल मेंटेन्ड, वेल कंस्ट्रक्टेड लिफ्ट थी, पर अब वो जिस लिफ्ट के सेक्शन के आगे खड़े हैं वहां पे लिफ्ट का स्लॉट तो है पर लिफ्ट नहीं है, यानी वो पूरा का पूरा हिस्सा खाली है जहां पर लिफ्ट अभी फिट किया जाना है। पोरस को ये कुछ बात समझ में आ ही नहीं रही थी, उनका दिमाग पूरी तरह से चकरा चुका था। अभी लगभग 1-2-3 मिनट पहले वो उसी लिफ्ट से ऊपर आए, गार्ड ने उन्हें इस फ्लोर पर छोड़ा और सडनली अब इस फ्लोर पे ना तो किसी तरह की कंस्ट्रक्शन है और अब लिफ्ट की जगह पर लिफ्ट है ही नहीं। पोरस को अचानक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि उन्हें सोचने या समझने का कुछ और टाइम या मौका मिलता, उन्होंने देखा कि लिफ्ट के उसी स्लॉट के साथ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। जिंदगी में शायद पहली बार पोरस 13 फ्लोर सीढ़ियों से इस गति से उतरकर नीचे आया। वो लगातार सीढ़ियों पर दौड़ता रहा, हांफते हुए, पूरी बेचैनी के साथ, लेकिन पोरस ने सीढ़ियों पर अपनी गति को ना तो कम होने दिया और ना किसी और तरह के विचार को अपने अंदर आने दिया। दौड़ते भागते उन्होंने सभी फ्लोर्स को पार किया और भागते वो बिल्डिंग के बाहर आ गए। ये सीढ़ियाँ उन्हें लेकर बिल्डिंग के एट्रियम में नहीं बल्कि बिल्डिंग के बाहर लेकर आई, एग्जिट पर। पोरस ने बाहर निकलकर जब इस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर देखा तो एक बार फिर पोरस का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। ये बिल्डिंग पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्टेड थी। बहुत सी बिल्डिंग्स आपके शहर में ऐसी होती हैं जिनका आउटर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है पर फिर ना तो उन पर रंग रोगन होता है या ना किसी तरह की मेंटेनेंस, ना किसी तरह की कंस्ट्रक्शन। कुल मिलाकर ये कुछ घोस्ट बिल्डिंग की तरह रहती है। जब पोरस अपनी गाड़ी खड़ी कर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो ये बिल्डिंग उस तरह की नहीं थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की तरह ही थी। पोरस को ये पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही थी। पोरस कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि शायद उनका दिमाग उनके साथ किसी तरह का खेल खेल रहा है। शायद उन्होंने बिल्डिंग में एंटर होते समय सिर्फ वो आर्च गेट देखा और उस पर लगा इंद्र प्रकाश बिल्डिंग का साइन देखा और पूरी बिल्डिंग को नहीं देखा। तो हो सकता है कि उस समय भी ये बिल्डिंग ऐसी ही रही हो, पर फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गेट कीपर उन्हें ले लिफ्ट में गया और जब वो लिफ्ट में पहुंचे ऊपर, उसके बाद लिफ्ट का स्लॉट तो था लेकिन लिफ्ट नहीं थी। ये पूरी बातें बहुत ही परेशान करने वाली थी। फिर पोरस को लगा कि जो उनके साथ हुआ वो हुआ, अब यहाँ से फटाफट निकला जाए और अपनी गाड़ी तक पहुँचा जाए। पोरस लगभग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की ओर भागे। जिस जगह पर पोरस गाड़ी खड़ी कर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए थे ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कहाँ है, अब उनकी गाड़ी उस जगह पर नहीं थी। पोरस को बहुत हैरानी हुई कि अभी तो मैं गाड़ी यहीं खड़ी करके गया था और बिल्डिंग में एंटर हुआ था, तो अब गाड़ी कहाँ चली गई। एक बार फिर ये समय इंतज़ार करने का नहीं था। पोरस के मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तो वो लगभग उन्हीं सब बातों का मंथन करते हुए, उन्हें याद करते हुए सड़क पर दौड़े चले जा रहे थे। वो ये कोशिश भी कर रहे थे कि उन्हें अपनी गाड़ी कहीं दिख जाए।
थोड़ी दूर तक जब पोरस भागे तो उन्हें सड़क के एक और खड़ी अपनी गाड़ी दिखाई दी। पोरस को ताज्जुब तो हुआ कि जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी गाड़ी उस जगह पर नहीं है, पर दूसरी तरफ अपनी गाड़ी देखकर उन्हें खुशी भी हुई। पोरस ने आव देखा ना ताव, ये भी नहीं सोचा कि ये गाड़ी यहाँ कहाँ से आई। उन्होंने झट से अपनी गाड़ी खोली और गाड़ी में आकर बैठ गए। सेटिस्फेक्शन इस बात को लेकर थी कि पोरस की गाड़ी पोरस को मिल चुकी थी। पोरस ने गाड़ी की चाबी से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी एक ही बार में शुरू भी हो गई और पोरस ने फिर ना तो उस बिल्डिंग की तरफ ना ही रास्ते की तरफ पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और वापस ऑफिस की तरफ निकल पड़े। इससे पहले कि पोरस बीकेसी से निकलते और ऑफिस या घर की तरफ जाते, अचानक गाड़ी चलाते चलाते उनकी नज़र सामने एक बिल्डिंग पर पड़ी। ये एक आलीशान बिल्डिंग थी और इसमें सब तरफ लाइट्स जल रही थी, पूरी तरह से जगमग थी ये बिल्डिंग। और उसी जगमगाहट के बीच पोरस ने उस बिल्डिंग का नाम पढ़ा। उस बिल्डिंग का नाम था इंद्रप्रकाश बिल्डिंग। पोरस इस बिल्डिंग को देख एक बार फिर हैरान हो गए। हालांकि पोरस पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उनके जहन में यह सवाल आया कि मुझे मालूम करना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ना चाहते हुए भी पोरस ने अपनी गाड़ी को उस बिल्डिंग की ओर मोड़ा और सीधे जाके पोर्च पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। पोरस ने इस बात की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि वो पार्किंग ढूंढे या पोर्च पर ले जाने पर गाड़ी या गार्ड या दूसरे लोग उनसे क्या बात करेंगे। उन्होंने झट से वहाँ गाड़ी पार्क की, गाड़ी को लॉक किया और लगभग दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुँच गए। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी है। बहुत से लोग हैं जो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल तरीके से अपने कार्य में जुटे हुए हैं। दौड़ते हुए वो रिसेप्शन पर गए या यहाँ कहे कि फ्रंट ऑफिस पर गए, जहाँ पर 2-3 लोग अपने कार्य में लगे हुए थे। पोरस ने उनमें से एक से सवाल किया कि मुझे एसपी बेवरेज करके कंपनी है, वहाँ जाना है। उस व्यक्ति ने नाम तो कंपनी का सुना नहीं या यूं दिखाया कि वो बहुत बिजी है। उन्होंने उससे पूछा कि ऑफिस का नंबर क्या है। तो पोरस ने अपनी जेब में टटोलते हुए वो कागज़ निकाला और उस कागज़ पर जो अक्षर उन्हें दिखाई दिए वो थे 1302। तो पोरस ने उसी व्यक्ति से दोबारा कहा कि मुझे 1302 नंबर के ऑफिस में जाना है। व्यक्ति ने एक नज़र पोरस पर डाली और उन्हें कहा कि आपको इंद्रप्रकाश बिल्डिंग 1302 नंबर ऑफिस में जाना है, जिस पर पोरस ने कहा जी हाँ, यही एड्रेस है। तो फ्रंट ऑफिस पर बैठे आदमी ने उनसे कहा कि आप शायद गलत लोकेशन या गलत एड्रेस पर हैं। हाँ, ये इंद्रप्रकाश बिल्डिंग है और बीकेसी में शायद एक ही इंद्रप्रकाश बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर है ही नहीं। ये बात सुनते ही पोरस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक ही रात में आज दूसरी बार इंद्रप्रकाश बिल्डिंग ने उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया था। पोरस लगभग दौड़ते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और कांदीवली की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते पोरस उधेड़बुन में रहे। उनके जहन में इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, लिफ्ट, वॉचमैन, 1302, एसपी बेवरेज और ना जाने क्या क्या बातें घूमती रही। ऑफिस पहुंच डरते डरते पोरस ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो उनके कानों में लैंडलाइन की बेल सुनाई दी। हाँ, लैंडलाइन से पोरस को बेहद प्यार है, लेकिन उस प्यार के बावजूद उस रात पोरस ने लैंडलाइन नहीं उठाई। पोरस आज भी इवेंट के क्षेत्र में है। उनकी कंपनी आज भी बहुत से क्लाइंट्स के लिए काम करती है। बहुत से एम्प्लॉय और बहुत बड़ा ऑफिस भी है। ऑफिस में
लैंडलाइन भी है, हाँ उसका उपयोग थोड़ा कम होता है। लेकिन 2005 बारिश की उस रात पोरस के साथ क्या हुआ, ना तो पोरस से कभी समझ पाए और ना किसी को समझा पाए। कभी कभी लैंडलाइन पर कुछ एक कॉल जैसी आ जाती है। तो दोस्तों, ये था किस्सा लैंडलाइन। कैसा लगा आपको ये किस्सा? दीजिए अपने सुझाव, बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।